हेलो एवरीवन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर ये मेरा पहला लेक्चर है। ये लेक्चर यूपी एपीओ के मेंस एग्जामिनेशन और सीबीआई एपीपी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये 1988 का 49वां नंबर का एक्ट है। इनैक्ट हुआ था 9 सितंबर 1988 को और इसी दिन इन्फोर्स भी हुआ था। अगर इसके लॉन्ग टाइटल की बात करें, जनरली लॉन्ग टाइटल एक्ट के नेचर और पर्पस को बताता है। तो इसका लॉन्ग टाइटल है कि ये जो एक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड लॉ को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड मैटर से कनेक्टेड, उससे जो भी मैटर है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से कनेक्टेड जो भी मैटर है उसके लिए है ये, ठीक है। और ये इनैक्ट किया गया था 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में फॉलोइंग तरीके से इनैक्ट किया गया था। चैप्टर 1 देखते हैं, प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। अभी ऊपर हमने जो देखा वो लॉन्ग टाइटल था। अब सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। जो लॉन्ग टाइटल होता है वो बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल उस एक्ट का पर्पस बताता है, एक्ट का नेचर बताता है। शॉर्ट टाइटल उस एक्ट का नाम बताता है, जो नाम हम जजमेंट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइटल से भी बड़ा ब्रॉड होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पर्पस ऑब्जेक्ट तो बताता ही है, साथ ही साथ में जैसे एक्ट को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्रीएम्बल की सहायता से एक्ट का इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है। जो भी एम्बिग्यूटीज़ हैं उनको हम प्रीएम्बल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। Subsection 1, this act may be called the Prevention of Corruption Act 1988. Subsection 2, it extends to whole of India and it applies also to all citizens of India outside India. Subsection 1 कहता है कि इस एक्ट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कहा जा सकता है। सबसेक्शन 2 यह पूरे इंडिया पर एक्सटेंड करता है और यह अप्लाई होता है सभी सिटीजन्स पर, जो इंडिया के सिटीजन हैं उन सभी पर अप्लाई होता है, चाहे वो सिटीजन इंडिया के बाहर ही क्यों ना रह रहे हों। अब सेक्शन 2 देखते हैं, डिफिनीशन। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस एक्ट में जब तक कि कॉन्टेक्स्ट से अदरवाइज रिक्वायरमेंट ना हो तब फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का वही मीनिंग होगा जो इस सेक्शन में दिया गया है। जैसे 2A में इलेक्शन डिफाइंड है, तो इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन मीन एनी इलेक्शन by whatever means held under any law for the time being in force, held under any law for the purpose of selecting members of parliament or of any legislature, local authority or other public authority। तो इलेक्शन का मतलब हुआ इलेक्शन जो किसी भी मीन से हेल्ड किया जा रहा है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत, और उसका पर्पस क्या है? पर्पस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करना या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को सेलेक्ट करना, या उसका पर्पस है मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी या अदर पब्लिक अथॉरिटी को सेलेक्ट करना। तो ये इलेक्शन कहलाएगा। अब सेक्शन 2 क्लॉज AA, प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रेस्क्राइब शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। ये तो सिंपल है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो भी रूल्स के द्वारा, इस एक्ट के तहत रूल्स के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो प्रेस्क्राइब्ड के अंतर्गत आएगा। 2B में पब्लिक ड्यूटी डिफाइंड है। पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है एक ड्यूटी जिसके डिस्चार्ज में स्टेट, पब्लिक या कम्युनिटी एट लार्ज का इंटरेस्ट है। पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है एक ऐसी ड्यूटी जिस पब्लिक ड्यूटी के डिस्चार्ज होने में, मतलब जिस पब्लिक ड्यूटी को निभाने में स्टेट का इंटरेस्ट है, पब्लिक का इंटरेस्ट है या कम्युनिटी एट लार्ज का इंटरेस्ट है। एक्सप्लेनेशन बताया गया है इन दिस क्लॉज स्टेट इंक्लूड्स a corporation established by or under a central, provincial or state act or an authority or body owned or controlled or aided by the government or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि इस क्लॉज में स्टेट में इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश किया गया है बाई और अंडर ए सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, या कोई जो अथॉरिटी या बॉडी है ओन्ड या कंट्रोल या ऐड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, जैसा गवर्नमेंट कंपनी 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, तो स्टेट में ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी।
2C में डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट। ये थोड़ी बड़ी डिफिनीशन है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पब्लिक सर्वेंट मीन्स नंबर 1, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाई फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब हुआ? कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट की सर्विस में है या जो गवर्नमेंट से पेमेंट लेता है या जो गवर्नमेंट के द्वारा रेम्यूनरेट किया जाता है फीस या कमीशन से। और क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसके कारण वो रेम्यूनरेट किया जा रहा है, उसे पैसा दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 2 में बताया गया है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी। कोई भी व्यक्ति जो लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या जो लोकल अथॉरिटी से पेमेंट लेता है वो पब्लिक सर्वेंट है। 3 में बताया गया है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ ए कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो कारपोरेशन इस्टेब्लिश्ड की गई है सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट से, या कोई भी व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी या बॉडी की सर्विस में है, जो अथॉरिटी या बॉडी ओन कंट्रोल या ऐड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट कंपनी के सर्विस में है, जो गवर्नमेंट कंपनी 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, तो ऐसे व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 4 में बताया गया है कि एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी या पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। कोई भी जज, और उसमें ऐसे लोग भी इंक्लूडेड होंगे जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हैं डिस्चार्ज करने के लिए। क्या डिस्चार्ज करने के लिए? कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हैं। ठीक है, अब चाहे खुद से वो एडजुडिकेटरी फंक्शन डिस्चार्ज करें या एज ए मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ द पर्सन वो एडजुडिकेटरी फंक्शन डिस्चार्ज करें, तो ऐसे जजेस और ऐसे पर्सन्स पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 5 में बताया गया एनी पर्सन अथराइज बाई ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर अपॉइंटेड बाई सच कोर्ट। कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा एथराइज्ड है कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, किस रिलेशन में ड्यूटी? इन कनेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कनेक्शन में ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो व्यक्ति एथराइज्ड है वो पब्लिक सर्वेंट है। और उसमें और भी पर्सन इंक्लूडेड हैं। कौन कौन इंक्लूडेड है? कोई लिक्विडेटर है, रिसीवर है, कमिश्नर है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो ये लोग भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। ठीक है, अब 2.6 की बात करते हैं। कोई भी आर्बिट्रेटर है या कोई अदर पर्सन, आर्बिट्रेटर है या कोई अन्य व्यक्ति है जिससे कोई कॉज या कोई मैटर रिफ़र किया गया है डिसीजन के लिए या रिपोर्ट के लिए। रिफ़र किसने किया है? कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने, तो वह आर्बिट्रेटर या अदर पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 7 देखते हैं एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज empowered टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो एक पद धारण करता है, क्यों धारण करता है ये तो नहीं लिखा, लेकिन उस पद को धारण करने के कारण वह एम्पावर्ड है, उसके पास पावर आ जाती है कि वो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। या अगर वो व्यक्ति इलेक्शन या पार्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है, तो भी वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 8 में बताया गया एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ अथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिस पद को धारण करने के कारण वह एथराइज्ड है या उससे रिक्वायर किया गया है कि वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे, ऐसा व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 9 में बताया गया है एनी पर्सन हु इज़ द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ ए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the central government or state government or from any corporation established by or under a central, provincial or state act
or any authority or body owned or controlled or aided by the government or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। तो कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या कोई अदर ऑफिस बियरर है, किसका, किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बैंकिंग में, या जो रिसीव कर रही है या रिसीव कर चुकी है कोई फाइनेंशियल एड सेंट्रल, स्टेट या अदर गवर्नमेंट से, या किसी कॉरपोरेशन से जो इस्टेब्लिश है सेंट्रल, प्रोविंशियल, स्टेट एक्ट के द्वारा, या कोई अथॉरिटी है, बॉडी है जो ओन्ड या कंट्रोल या ऐड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। तो कोई भी पर्सन जो उस गवर्नमेंट कंपनी का, अथॉरिटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या अदर ऑफिस बियरर है, वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10 नंबर। एनी पर्सन हु इज़ अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉई ऑफ एनी सर्विस, कमीशन और बोर्ड by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such commission or board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such commission or board। कोई भी पर्सन जो चेयरमैन है, मेंबर है, एम्प्लॉई है, किसका, किसी सर्विस कमीशन का या बोर्ड का, ठीक है, या जो मेंबर है सिलेक्शन कमेटी का, जो सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट की गई है कमीशन या बोर्ड के द्वारा, किस लिए अपॉइंट की गई है, फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन या फॉर मेकिंग एनी सिलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ सच कमीशन और बोर्ड। तो जो भी व्यक्ति उसका चेयरमैन, मेंबर या एम्प्लॉई है किसी सर्विस कमीशन या बोर्ड का, वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 11th में बताया गया है कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन इज वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर or any other teacher or employee by whatever designation called of any university, and any person whose services have been availed of by a university or any other public authority in connection with the holding और conducting examination। कोई भी व्यक्ति जो वाइस चांसलर है, मेंबर है किसका, किसी गवर्नमेंट बॉडी का, वो प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, या कोई अदर टीचर है, एम्प्लॉई है, कोई भी डेजिग्नेशन हो उसकी, किसका, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी यूनिवर्सिटी का वो टीचर या एम्प्लॉई है, या और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सर्विसेज अवेल की गई हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा या अदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इन कनेक्शन विद द होल्डिंग और कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऐसे व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 12th में बताया गया है कि एनी पर्सन हु इज़ एन ऑफिस बेरर और एन एम्प्लॉई ऑफ एन इंडिविजुअल साइंटिफिक, सोशल, cultural or other institution in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the central government or any state government or local or other public authority। तो 7th में बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो ऑफिस बेरर है या एम्प्लॉई है किसी एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल अदर इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, और जो रिसीव कर रहा है या रिसीव कर चुका है कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो ये हमने 2C में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देख ली है। अब 2D में देखते हैं अनड्यू एडवांटेज क्या होता है। तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब कोई भी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर देन द लीगल रेम्यूनरेशन, जो किसी पब्लिक सर्वेंट को लीगल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उन लीगल रेम्यूनरेशन को छोड़ करके कोई भी अगर उसे ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो वो अनड्यू एडवांटेज। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्लॉज ए, द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। इस क्लॉज के पर्पस के लिए जो ग्रेटिफिकेशन शब्द है वो केवल पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन या ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी कोई किसी प्रकार का प्रलोभन, किसी प्रकार का लाभ की बात की जा रही है, भले ही वो पैसे से रिलेटेड ना हो, फिर भी वो ग्रेटिफिकेशन माना जा सकता है। एक्सप्लेनेशन बी में बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू रेम्यूनरेशन पेड टू ए पब्लिक सर्वेंट, बट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन विच ही इज़ परमिटेड बाय द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन विच ही सर्व्स टू रिसीव। जो लीगल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है वो केवल
जो पब्लिक सर्वेंट को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है केवल वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। उस लीगल रेम्यूनरेशन में वो सभी रेम्यूनरेशन आते हैं जो वह व्यक्ति गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परमिटेड है रिसीव करने के लिए। कौन सा गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? जिसमें वो काम करता है। एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द एबव सब क्लासेस आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्लॉज में आ रहा है वो पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया हो या ना किया हो। इससे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे, जिसे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हो या जिसे गवर्नमेंट ने ना एम्प्लॉय किया हो वो भी पब्लिक सर्वेंट बन सकता है। द आंसर इज़ येस। जिसे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय नहीं किया है वो भी पब्लिक सर्वेंट बन सकता है अगर वो व्यक्ति इज़ फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लासेस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है where the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of the public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है जहाँ भी पब्लिक सर्वेंट वर्ड आता है उसे ऐसे समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आता है जो उस समय पब्लिक सर्वेंट के चेयर पर बैठा है, जो पब्लिक सर्वेंट का पद धारण किए हुए है इस समय, उससे समझा जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अब भले ही कोई लीगल डिफेक्ट हो उसके राइट टू होल्ड द सिचुएशन में, कोई लीगल डिफेक्ट हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति अपना पद ग्रहण किए हुए है, अपने पद की पोजीशन में है, उसे ही पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के लेक्चर में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लेकिन हम चैप्टर 2 तभी पढ़ेंगे जब आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करेंगे चैप्टर 2 पढ़ाने के लिए। ओके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।